हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद चंदा पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे चक्षु गाइड बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम्स का है जो 2024 का है। जो जितने भी सारे लोग हैं जो बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने ज्योग्राफ़ी का आज जितने भी सारे इसमें जो नोट्स दिए हैं ज्योग्राफ़ी का उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी पढ़कर, और उसको मैं समझा कर भी कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि ऐसे तो हर कोई गाइड ख़रीदा होगा और चक्षु गाइड और गाइड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये बुक। तो ये बुक को आप लोग खुद से पढ़िएगा और मेरे से अगर सुन लीजिएगा, लाइन बाय लाइन में रीड करूँगी तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगा एग्ज़ाम्स की तैयारी में, और कम समय में आप ज़्यादा सुन लेते हैं तो याद भी रहेगा आप लोगों को, जो एग्ज़ाम्स हॉल में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के लिए मैंने ये चक्षु गाइड का जितने भी ज्योग्राफी के नोट्स है उसको मैं रीड करके आप लोगों को मतलब पढ़ाऊँगी, सुनाऊँगी, जैसा समझ लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ भूगोल। और मतलब ये भूगोल है तो भूगोल के बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि भूगोल क्या होता है, क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, और इसके परिभाषा किन किन लोगों ने दिया है, तो ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो ज्योग्राफी को चलिए हम इसे शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। तो थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं ये कर्सर से आप लोग देखिएगा, और हो सके तो आप लोग सिर्फ सुनिएगा, लोग वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भूगोल के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी। तो भूगोल के लिए इंग्लिश में हम लोग जियोग्राफी बोलते हैं और हिंदी में भूगोल बोलते हैं। तो यह जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जियो देखिएगा लोग, आप लोग कर्सर को, जियो मतलब इसका अर्थ होता है पृथ्वी, एवं ग्राफो तो इसका अर्थ होता है वर्णन, तो जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। तो मतलब जियोग्राफी में हम लोग यही पढ़ते हैं जितने भी सारे पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ें हैं, पर्यावरण से, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। तो मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो मतलब पृथ्वी का ही वर्णन जियोग्राफी कहलाता है। अब भूगोल का जनक, दूसरा पॉइंट है भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, तो इरेस्टोथनीज को माना जाता है, अतएव इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। मतलब वही वो जनक और पिता एक ही हैं, तो इसका उत्पादित भी और पिता दोनों हैं इरेस्टोथनीज। और हेकेटियस ने अपनी पुस्तक पेरिडायस में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। तो अगर आपसे ऐसे सवाल आए कि पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किसने किया था, तो हेकेटियस ने किया था। या भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किस बुक में है, तो पेरिडायस। किनकी बुक में है, तो हेकेटियस। तो ऐसे आप लोग इसे हल बना सकते हैं लोग। उसके बाद लेवेंसरोम एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है। लेवेंसरोम का मतलब होता है एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है, कि विचारधारा को फ्रेडरिक रैटजेल ने जन्म दिया। लेवेंसरोम की विचारधारा को फ्रेडरिक रैटजेल ने जन्म दिया। या मतलब लेवेंसरोम क्या होता है आप लोग के लिए, तो ये है कि एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है ना, उसे लेवेंसरोम कहते हैं, और इसकी विचारधारा को फ्रेडरिक रैटजेल ने जन्म दिया। अगला पॉइंट है देखिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब पांचवा पॉइंट है भूगोल को मानव परिस्थितिकी बताने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉर्लन बैरोज, जिन्होंने 1922 में भूगोल को मानव परिस्थितिकी बताने वाले सर्वप्रथम विद्वान। तो कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के हैं, हॉर्लन बैरोज 1922 में भूगोल को मानव परिस्थितिकी बताने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉर्लन बैरोज 1922 में। तो ये भी आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ। और उसके बाद अगला पॉइंट है
भौगोलिक अध्ययन में सर्वप्रथम संकल्पना पृथ्वी तल अथवा भूतल कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ सरफेस की होती है। भौगोलिक अध्ययन में सर्वप्रथम सबसे पहले अगर आप भौगोलिक अध्ययन करते हैं वही पृथ्वी के बारे में, तो सबसे पहले आप पृथ्वी के तल और भूतल के होती है, मतलब तल जहाँ जिस पर हम लोग रहते हैं, इसके नीचे के, इस सब के बारे में जानेंगे। कैसे बना, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो सबसे पहले इसी को जानेंगे। वातावरणवाद इन्वायरमेंटलिज्म की विचारधारा के प्रथम प्रारंभकर्ता थे हेरोडोटस। तो वैसे हेरोडोटस हिस्ट्री के भी जनक हैं और इन्वायरमेंटलिज्म वातावरणवाद की विचारधारा के प्रथम प्रारंभकर्ता हेरोडोटस ही हैं, जिन्होंने यूनान में मतलब 485 से 425 ईस्वी के पूर्व में दिया था। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेक्जिमेंडर, यूनान के हैं ये, 610 ईस्वी पूर्व से 546 ईस्वी पूर्व तक। तो अनेक्जिमेंडर जो विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये भी आपका हो गया, भौगोलिक अध्ययन में सर्वप्रथम संकल्पना पृथ्वी तल और भूतल कॉन्सेप्ट होती है। वातावरण की विचारधारा के प्रथम प्रारंभकर्ता हेरोडोटस यूनानी, तो ये भी हो गया आपका। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम प्रारंभकर्ता अनेक्जिमेंडर थे, ये भी हो गया। उसके बाद अगला है आपका प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का पिता कहा जाता है। अगर वर्तमान में भूगोल का पिता कहा जाए तो पूछे तो आप लोग बताइएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। वे सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संसार के मानचित्र पर समताप रेखाओं की खींचा था। पृथ्वी के आकार का वर्णन करने वाला सबसे उपयुक्त शब्द धाराकीय जियोड है। अगर आकार का वर्णन करना है तो इसके लिए हम जियोड का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा ब्रह्मांड। और सॉरी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतियर ने 1931 में बिग बैंग सिद्धांत में प्रस्तुत किया। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतियर ने 1931 में दिया था। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, तो सूर्य और उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु, अवांतर ग्रहों आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। और हाँ, हम अभी जो भी पढ़ेंगे उसको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है। तो मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी सारे चीज़ों को मैं कवर कर दूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम्स अच्छा हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु, अवांतर ग्रहों आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल की उत्पत्ति गैस और धूल की घूमती हुई नीहारिका से हुई है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 26 अगस्त 2006 के पूर्व सौरमंडल में 9 ग्रह थे, तो एक ग्रह को मतलब बाद में ख़त्म कर दिया गया। सौरमंडल के ग्रह बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार, जिस तरह दूरी बढ़ता गया है ग्रह का उस तरह है। तो सबसे नज़दीक सूर्य, देखिए सारे जो ग्रह होते हैं वो मतलब ये सूर्य है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दूरी है तो सबसे नज़दीक आपका बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे है। तो ये दूरी के अनुसार आपका है, यहाँ पे आपका दूरी के अनुसार यहाँ पे है। और मतलब ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यहाँ पे है आप लोगों का,
इसे आप लोग दूरी के अनुसार याद कर लीजिएगा। लोग आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि दूरी के अनुसार सजाए कौन सा सही है। तो सबसे पहले बुध है सूर्य के, उसके बाद शुक्र है, तो बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के आधार पर पृथ्वी पर घटते क्रम में, अगर आकार से देखा जाए सबसे बड़ा कौन है तो उसी तरह घटते अगर आए तो हमारा पृथ्वी तो 5वां आकार में है बड़ा। तो सबसे पहले बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, वरुण है, अरुण है, पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, मंगल है और बुध है। और उसके बाद आपका पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष भाग को सिस लूनर कहा जाता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष भाग को क्या कहते हैं तो सिस लूनर कहते हैं। सिस लूनर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के भाग को कहते हैं, अंतरिक्ष भाग को। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार है। अगर पृथ्वी से हम लोग देखते हैं जो तारा जो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है तो डॉग स्टार है। ध्रुव तारा वह तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। और इसके बारे में एक और बात है कि पहले के ज़माने में लोग इसी ध्रुव तारा की ही मदद से दिशा का निर्धारण करते थे और कहीं भी जाना हो तो उनको आसानी से रास्ता का पता चल जाता था, क्योंकि ये फिक्स है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ही दिशा में रहता है। हमारा सौर तंत्र जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाश गंगा कहते हैं। मंगल और बृहस्पति गुरु ग्रहों की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे तारों को क्षुद्र अथवा अवान्तर ग्रह कहते हैं। सौरमंडल की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगर हमारे सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो ये सूर्य है, जिससे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अब हम लोग इस साइड का देखेंगे। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है और सूर्य के केंद्र भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो ये भी अक्सर सवाल आते हैं कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं तो फोटोस्फीयर कहते हैं, और जो सूर्य के ऊपरी भाग है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो आप लोग इसे ऐसे ट्रिक से थोड़ा याद कर लीजिए कि ऊपर का भाग है तो वो सूर्य का काम करता है, ठीक है, तो क्रोमोस्फीयर, और जो केंद्र का भाग है बीच वाला जो है तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाता है तो फोटोस्फीयर। देखिए जो बड़े होते हैं वो अक्सर काम ही करते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, तो ऐसे ही सूर्य के ऊपर वाला भाग काम करता है तो क्रोमोस्फीयर, और बीच वाला भाग ज़्यादा थोड़ा नॉटी है तो फ़ोटो खिंचवाता है तो फोटोस्फीयर। सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो ये वैसे तो आप लोगों के मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल आएंगे एग्ज़ाम्स में, फिर भी आप लोगों को मैं करा ही देती हूँ। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। क्योंकि PYQ मैंने एनालिसिस किया तो ज़्यादातर उसमें से सवाल नहीं थे, तो क्यों ज़्यादा अभी समय हम लोगों को मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम्स के देखते हुए तैयारी करना है। तो सूर्य को दिखाई देने वाली जो सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दिखाई देने वाली कर्सर थोड़ा नीचे आ रहा है, देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य का रासायनिक संगठन 71% हाइड्रोजन होता है और 26.50% हीलियम, 2.5% अम्लीय तत्वों से बना है। सूर्य की सतह का तापमान
6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला है और सूर्य को सायंकाल का तारा, इवनिंग स्टार तथा भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है और अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ये जो शुक्र होता है, पृथ्वी की एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और अब तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जहाँ पे जीवन हो। पता नहीं कहीं होगा भी तो पता नहीं, वैसे तो अब तक पता नहीं है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो स्थिति जब सूर्य में लगता है ना, तो पृथ्वी और चंद्रमा का एक सिद्ध में होना, तो उस समय पूर्णिमा होता है। और सूर्य ग्रहण, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाना, तो अमावस्या होता है। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वायुमंडलीय संगठन सुसंगत है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे, अतः उस स्थान को सी ऑफ ट्रिनविक्लिटी कहा जाता है। मंगल ग्रह की बंजर भूमि का रंग गुलाबी है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और आगे का हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नोट्स है, तो इससे हम लोग 3-4 तो पार्ट में कवर कर ही लेंगे, तो इसे हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो इतना के लिए, बस इतना ही आज के लिए। और आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।